कपाली कपाली बाहर निकाल, अगर तू घर में छिपा रहा तो चूहे की मौत मारा जाएगा, और अगर बाहर निकल आया तो गीदड़ की मौत। बोल तुझे कौन सी मौत चाहिए? कबाली की जान लेना तो यमराज के लिए भी बहुत मुश्किल है इंस्पेक्टर। अगर तेरे में हिम्मत है तो पहले ये लॉकअप की कुंजी उठा करके बता। ये ले। और ऐसे क्यों उतार रहे हो? क्या सरकार ने एक ही वर्दी दी है तुमको? मैं नहीं चाहता कि तुझ जैसे बीमार कुत्ते का खून मेरी ईमानदार वर्दी पर लगे। और मैं भी नहीं चाहता कि तेरे जैसे ट्रेंड कुत्ते का खून कपाली के इस बदन पर लगे। तेरा सारा खून निचोड़ कर यहीं बहा दूंगा, यहीं। मेरे नसों में खून के साथ साथ बारूद भी बहता है, और आज तुझे इस बारूद के धमाके भी सुनने पड़ेंगे। ये वही कपाली है जिसका नाम सुनकर ही आप लोग कांपने लगते थे, मगर गौर से देखिए, आज ये खुद कांपने के लायक नहीं बचा। लोग कहते हैं कि जब कोई चीज बांझ हो जाती है तो वो कुछ पैदा नहीं कर सकती। गलत है ये, इसलिए कि जब लोगों की बहादुरी बांझ हो जाती है तभी कपाली जैसे गुंडे पैदा होते हैं। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आप लोगों की खुदी को मिटाने के लिए अगर गुंडों की खुदाई भी आ जाए और मिटा ना सके, तो आप लोगों को खुददार बनना पड़ेगा। खुददार, खुददार, खुददार। गुस्से में आदमी की जबान और हाथ ज्यादा चलने लगते हैं और आंखें बंद हो जाती हैं। मिस्टर सिद्धांत के साथ शायद यही हुआ। यस सर, शायद यही वजह है कि इसने कपाली को इतना मारा कि वो बोलने के लायक भी नहीं रहा। सर, उसके जरिए हम दूसरे मुजरिम को आसानी से पकड़ सकते थे। मिस्टर सिद्धांत को इतने गुस्से में नहीं आना चाहिए था। हाँ, ये सच कहते हैं। तो क्या करता मैं? आप ही लोग बताइए, क्या करता मैं? जब शहर की तकदीर हरामी हो जाती है तब कपाली जैसा एक हराम ज्यादा पैदा होता है। वो पुलिस लॉकअप से कुंजी नहीं, हम पुलिस वालों की मर्दानगी उठा कर ले गया था। उसने एक जर्नलिस्ट का नहीं, एक आवाज, एक इनकलाब का खून कर दिया था। और जिस बुरी तरीके से उसने हमारे एक पुलिस इंस्पेक्टर को बीच सड़क पर मारा, उस गली के कुत्ते भी यह सोचकर खुश होते होंगे कि उनकी जिंदगी हम पुलिस वालों से तो अच्छी है। सर, कपाली की गुनाह इतनी भयानक है कि अगर किसी पुलिस वाले को उस पर गुस्सा नहीं आता तो यह समझा जाए कि वो इम्तिहान देकर वर्दी का हकदार तो बन गया है, मगर वर्दी का सच्चा वफादार नहीं। यह सच है सर,
हालात कभी ऐसे भी हो जाते हैं कि गुस्सा आ जाए, मगर यह भी सच है मिस्टर सिद्धांत कि अगर तुम अपने गुस्से को काबू में रख लेते तो वो कम से कम बयान देने लायक तो रह जाता। सर, मैंने अपने गुस्से को काबू में रखा था, इसीलिए वो कम से कम जिंदा रहने के लायक जरूर है। The meeting is over. सिद्धांत, उसका जिंदा रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सर। हॉस्पिटल में कपाली के चारों तरफ और भी सख्त पहरा लगा दो। सर। और हाँ, डॉक्टर से कहना जैसे ही वो होश में आए फौरन तुम्हें फोन करें। यस सर। गुड लक। सर, कॉलेज में बहुत बड़ा हंगामा हो गया है। तुम भी नहीं जानती कि मैं किस किस्म का पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। मैं तुम्हारा ट्रांसफर हफ्तों में यूं करवा सकती हूँ। मैं भी तुम्हारा दिमाग मिनटों में ठीक कर सकता हूँ। तुम ये मत भूलो कि मैं होम मिनिस्टर की बेटी हूँ। तुम भी मत भूलो कि मुझे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब कोई अपना बड़े आदमी से रिश्ता बताकर मुझ पर धौंस जमाने की कोशिश करता है, समझे तुम? नंदू भैया, बचाओ ना, डरपोक कहीं का। आया माँ। अरे सिद्धांत, ये क्या कर रहा है? छोड़ दे इसे। अरे नारायण नारायण नारायण, भाई बहन के बीच में महाभारत या हैरत। अरे मैं कहती हूँ छोड़ दे इसे। छोड़ दो। तुम जानती हो उसने कॉलेज में क्या बदमाशी की? इस उम्र में बदमाशी नहीं करेगी तो क्या सन्यास ले लेगी? तुम इसे बिगाड़ दोगी आया माँ। टिकट न दे इसे। आप अगर तूने उसे छुआ भी ना तो बहुत मार खाएगा। आपने कभी मारा है इसको? हाँ, बचपन में बहुत मारा है। मैं एक बात बोलूं, आप बहुत झूठ बोलती हैं। नहीं ऐसा नहीं, मतलब आपने न कभी इसको डांटा है न कभी मारा है, मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। सचमुच ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जानती थी आखिर में आप भैया का ही साथ देने वाली हैं। नारायण नारायण, ये तो बहुत गर्म है। मगर ये बताइए मंत्री जी कहाँ हैं? वो बाजार गए हैं। बाजार गए? पिए यहाँ खड़ा, वो बाजार गए? मैं भी आता हूँ। अरे सुनो, क्या? ये गिलास ले दो, पहले ही बहुत से गिलास चोरी हो चुके हैं। तो सब मैंने थोड़ी चुराए हैं। रवा? अरे सर जी, सर जी, अरे नारायण नारायण, वो मैं भूल गया। देखो ये क्या है? साइकिल है। अरे आप होम मिनिस्टर होके साइकिल पे? सर आपको तो हेलीकॉप्टर पे होना चाहिए था। सब्जी खरीदने के लिए साइकिल अच्छी है। सर? हाँ। सब्जी खरीदने के लिए आप जा रहे हैं? हाँ। नारायण नारायण, नहीं नहीं सर नहीं। मुझे तो सब्जी काटने में और बनाने में भी बड़ा मजा आता है। आप मंत्री होकर अगर सब्जी काट सकते हैं तो फिर आपका पीए होने के नाते मुझे तो घास छीलनी पड़ेगी। फिर मैं तो अपने गार्डन में घास छिलता हूँ। आप अगर मंत्री होकर घास छीलते तो आपका पीए होने के नाते मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या सर, आपका पीए बनने में कितना खुश हुआ था। मैं समझा था कि मैं कैश कमाऊंगा, ऐश में रहूंगा। आपका पीए तो बन गया, मगर लगता है बिना खाए पिए ही मर जाऊंगा। सर थोड़ा कमाना था ना सर। ईमानदारी से जीना सीखो, उससे अगर कुछ बनता नहीं तो बिगड़ता तो नहीं ना। अरे क्या भगवान, मैंने तुझसे कहा था माशूका गद्दार मत देना, मालिक ईमानदार मत देना। तूने दोनों गड़बड़ कर दिया ना। ये क्या मालिक है, एक पैसा कमाने नहीं देता, एक जेब खाली है। मेरी कहानी फिर से लिखना, मैं आगे मिलता हूँ। अरे मालिक, सर मैं ये कह रहा था कि आजकल के जमाने में इतनी ईमानदारी अच्छी नहीं है, थोड़ी थोड़ी बेईमानी करना चाहिए। मेरे पिताजी ने कहा करते थे कि ईमानदारी वो गंजा सर है जिस पर नोटों के बाल कभी उग ही नहीं सकते। थोड़ी सी बेईमानी की तेल की मालिश करते रहना चाहिए। तो वे करेंगे ना सर, नहीं तो पैसा नहीं मिला, मजा नहीं आएगी। देखो, गलत कमाई करने से कभी कभी सर पे इतने जूते पड़ते हैं कि आदमी सचमुच गंजा हो जाता है। क्या बात करते? हाँ। अरे सर, सर, यही मेरा घर है, आइए ना मेरे घर में। मैं चाय बहुत अच्छा बनाती हूँ, आइए। रात के सन्नाटे में अकेले मिलना, बदन पर इस तरह के तंग कपड़े,
झूठे ड्रामे के सहारे किसी को अपने घर तक ले आना और रात के 2 बजे घर के अंदर चलने की दावत देना। बोलो, अपने आप को कितने में बेचती हो? जी? तुम जैसी लड़कियों के साथ तो बहुत बुरा सलूक करना चाहिए, मगर मैं उनमें से हूं जो बाजार की गंदी नालियों की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। साहब, रुक जाओ। एहसान जताकर मत जा, सुन ले मेरी बात। तुमको देखकर एक चीज तो समझ में आ गई कि हर वो चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती। अब मुझे देखकर एक चीज तुम भी समझ लो कि हर वो चीज जो काली होती है वो कीचड़ नहीं होती। ओ मानिया, सलीम, एल्बर्ट, पिंटू, कालिया, जल्दी बाहर आओ। अनाथ और अपाहिज बच्चे हैं जिनके पास मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। इन्हीं के लिए स्टेज शोज करती हूं मैं। अब रहे मेरे कपड़ों की बात, मैं अपने टांगों का मांस इसलिए दिखाती हूं ताकि इन सैकड़ों टांगों पर मांस नजर आता रहे। बोलो, अब कैसे लगती हूं मैं? बाजारू औरत तो नफरत करो मुझसे, गंदी नाली तो थूको मुझ पर, समाज का कैंसर तो फांसी लटका दो मुझे। तुमने तो किसी न किसी औरत का दूध जरूर पिया होगा। तुम्हें उसी दूध की कसम, मैं जैसी लगती हूं वैसी ही सजा दो मुझे। मैं पवित्र गीता को पहले इसी तरह माथे से लगाता हूं, फिर होठों से इज्जत देता हूं। लेकिन मैं, तुम में भी एक महाभारत है, तुम्हारे हर शब्द में क्रांति है। तुम भी पवित्र गीता की तरह हो, इसीलिए तुम्हारे साथ ये सलूक करना पड़ा। नंदो, इतनी रात को कहां से आ रहे हो? एक काम था, मैं काम कर रहा था भैया। देशभक्ति पर एक फिल्म बन रही है, मैं उसी की शूटिंग कर रहा था। ये तो अच्छी बात है, फिर इतना चोरी चोरी क्यों जा रहा था? वो बहुत रात हो गई थी ना भैया, इसलिए। देख, मेरी 2 बातें याद रखना। एक तो ये कि काम के लिए कभी दिन रात मत देखना, और दूसरी बात कि चोरों के कदमों की आवाज मैं अपने कानों से सुनता हूं, मगर अपने भाई के कदमों की आहट मैं अपने दिल से महसूस करता हूं। इसलिए एक बार मुझसे चोर बच सकता है,
मगर मेरा भाई नहीं। चल जा, जाके सो जा। कुछ नहीं भैया, थोड़ा सा। ये थोड़ा लग रहा तुझे? चल पहले पुलिस स्टेशन चलते हैं, उसके बाद घर जाएंगे। पुलिस स्टेशन? अरे नहीं भैया, आप ही जाओ ना। अरे तू तो एक आम आदमी की तरह पुलिस स्टेशन के नाम से घबराता है। तेरा भाई इंस्पेक्टर है। नाउ कम ऑन। अच्छा हुआ अपनी जीप से वो ऑटो रिक्शा वाला टकरा गया। फायदा अपना हुआ ना, उस रिक्शा वाले का पूरा रिक्शा डैमेज हो गया। अपनी जीप की तो सिर्फ कांच ही निकली है। अपना माल बनाते जाओ, कोई देखने वाला नहीं है। सब साले ऑफिसर यहाँ माल कमाने के चक्कर में है, अपन क्यों नहीं कमाए? कोई ना देवे उसको दो डालने का। माइल्स, ये धुलाई उन्हीं कपड़ों की होती है जिन पर मैल लगा हो, समझे? साहब गलती हो गई साहब, मुझे माफ कर दो साहब, गलती माफ कर दो। गलती नहीं, जुर्म किया है तुम लोगों ने, और जुर्म के लिए माफी नहीं दी जाती, उसके लिए सजा दी जाती है। नंदू कहां चला गया? ओह, कॉलेज चला गया हुआ। ये 11 बज गया, अभी तक सब इंस्पेक्टर वर्धन क्यों नहीं आए? सर वो हमेशा लेट ही आते हैं। एक्सक्यूज मी सर, वो क्या है कि मैं किसी दूसरे मूड में था, इसलिए मैंने वो सिगरेट काम फेंक। तुमने अपनी घड़ी तो खरीद के पहनी होगी। जी? इसकी कीमत जानते हो? जी। तुम घड़ी की कीमत तो जानते हो, मगर वक्त की कीमत नहीं जानते। ओह, वो क्या सर, कल नींद नहीं आई और कुछ सुस्ती सी भी आ रही थी, इसलिए दारू कुछ ज्यादा पी गया। मिस्टर आदर्श वर्धन, तुम्हें इस बात का कोई हक नहीं पहुंचता कि पुलिस की फर्ज की गंगा जो कि कानून की गंगोत्री से निकलती है, उसे तुम अपनी गंदी आदतों के गटर में डाल दो। सर, मैं भी एक पुलिस ऑफिसर हूं। आप कमरे के अंदर भी मुझे यह भाषण दे सकते थे। यह भाषण नहीं, यह मेरी वार्निंग है मिस्टर आदर्श वर्धन। और मेरी वार्निंग तुम्हारे सिगरेट केस के ऊपर लिखी हुई वार्निंग की तरह नहीं, जिसे तुम भूलकर सिगरेट के कश लगाया करते हो। मेरी वार्निंग कानून की किताब के उस फुल स्टॉप की तरह है जिसके बाद कुछ भी करने या सोचने की जगह नहीं बचती। जाओ। पूजा, तुमने गुंडों को पहचान लिया है। तुम्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए वो तुम पर जानलेवा हमला भी कर सकते हैं, इसलिए अब तुम्हारे अपने घर में रहना ठीक नहीं। तुम्हें एक महफूज जगह पर रखा जाएगा जिसका किसी को पता नहीं चलेगा। वहां पर पुलिस का पहरा भी रहेगा। तो आप मुझे छुपा देना चाहते हैं? हाँ, हर कीमती चीज छुपा के रखी जाती है। अब रहे बच्चे, तो मेरे पिताजी के एक गुरुजी हैं जिनका आश्रम चलता है। मैं गुरुजी से विनती करूंगा कि बच्चों को अपने शरण में ले लें, ताकि तुम्हारी आत्मा पे कोई बोझ न रहे।
मेरे लिए इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है? जरूरत है पूजा। क्यों? मैं चाहूंगा कि इस क्यों का जवाब तुम खुद ही तलाश करो। वैसे भी इस दुनिया में हर इंसान को किसी न किसी की जरूरत होती है। अरे सुनिए, स्वामी जी कहाँ होंगे इस वक्त? प्रणाम स्वामी जी। सुखी रहो। चरण छूने वाले से अच्छा व्यक्ति वो होता है जो हृदय छू ले। कहो, कौन हो तुम? स्वामी जी, मेरा नाम इंस्पेक्टर सिद्धांत है। मैं आपके शिष्य